नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हाल ही में आए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश और दुनिया भर में डर का माहौल बना दिया है। ओमिक्रॉन के इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज को धोखा देने के कारण बहुत हद तक पता भी चल चुका है। एक साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया कि इस वेरिएंट ने ऐसे किसी अन्य वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर लिया है जिसे इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये म्यूटेशन सामान्य सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ किए जाने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। तो अब क्या दिक्कतें हो सकती हैं और जिस तरह से जो रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है इसमें कितना सच है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर जो ऐसा माहौल अब बना है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद जो सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है, कहीं ये भी तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो क्या कुछ लेना चाहिए, किस तरह से हमें इससे बचना होगा और कितना ये खतरनाक है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMSA, और नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMSA। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल RN टंडन साहब आपसे है। टंडन सर, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि अगर जो ओमिक्रॉन है उसने किसी ऐसे कोई ऐसे पुराने वायरस से म्यूटेशन कर लिया है जिससे कि जो बताया जा रहा है कि खास सर्दी जुकाम की जो लक्षण हैं और जिनकी हम दवाइयां लेते हैं, जिनको लेकर के हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है, उस पर ये प्रभावी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो खतरनाक सिस्टम है वो बढ़ने की वजह भी यही बताया जा रहा है कि जो लोग आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियों से जो बच जाते थे, जो वायरल बीमारियों से बच जाते थे, उनको ये अच्छी तरीके से भेद सकता है। तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है, कैसे इसे देखते हैं? हमको हर बात है कि ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो डिटेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अभी तक जितनी ज्यादा स्टडीज साउथ अफ्रीका में हुई हैं, जितने नंबर ऑफ केसेस साउथ अफ्रीका में आए हैं, वर्ल्ड में उस लेवल पे नंबर्स नहीं आए हैं। जिस दिन साउथ अफ्रीका में ये पहली बार डिक्लेयर किया गया है 24 नवंबर को, केसेस जो थे पहले 10 तारीख से शुरू हो गए थे, उनकी टेस्टिंग होने के बाद कंफर्मेशन ओमिक्रॉन का 24 नवंबर से शुरू हुआ है और वो तब से डिक्लेयर करना शुरू हुआ है। और जिस तरह बढ़े हैं और इनको टेस्ट किया गया, डिटेक्ट किया गया, तो सबसे पहले हम इस बात को समझिए कि जो ओमिक्रॉन है उस आ गए हैं जब हम इसको कंपेयर करते हैं डेल्टा वेरिएंट से। क्या कारण ये है कि डेल्टा वेरिएंट इस समय विश्व भर में 99% लोगों में पाया जा रहा है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि 99% डेल्टा वेरिएंट है। तो उस डेल्टा वेरिएंट का जो वायरस और जो ओमिक्रॉन, इसकी जब जेनेटिक स्टडी करी गई है तो जो कोरोना वायरस के ओरिजिनल वायरस में स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट ये है कि स्पाइक प्रोटीन्स ही हैं जो पेनिट्रेट करने में मदद करती। तो जब डेल्टा में ओमिक्रॉन में आए स्पाइक प्रोटीन्स के वेरिएशन से डेल्टा में ओमिक्रॉन में ये बहुत ज्यादा हो गए होने की वजह से, यानी कि 30 से 50 म्यूटेशन जो चेंजेस पाए, 30 के 50 जो हैं, इसके साथ में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में जो एक्चुअली में जिसपे एंटीबॉडीज ये सब इफेक्ट करती हैं, तो उनमें भी चेंजेस आए हैं, 15 जगह ऐसी हैं। तो ये वायरस जो है अलग हो गया है, बिल्कुल एक नए किस्म का हो गया जब इसने म्यूटेशन हुए, और इसके जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो सीवियर नहीं पाए गए। तो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, क्योंकि कुछ जगहें हैं जो वायरस के अंदर, उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं, उनको हमें बात करने का कोई खास फायदा नहीं है, परंतु उन साइट्स के आसपास जो चेंजेस हुए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं, तो वो इसको ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत बढ़ा देता है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करना शुरू करें तो शुरू में ये 1.7 एंड 1.9 आर वैल्यू के ऊपर आ रहा था, और आज की तारीख में ये 6.3 के रेट में आ गया, यानी कि इतनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाए। और आर नंबर, जो आर वैल्यू जो है, उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए को बताता है। तो जेनेटिक चेंजेस
ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है, पर जो सिम्टम्स आए हैं उनमें चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कई सारे जो स्पाइक प्रोटीन्स की चेंजेस हुए थे पहले वायरसेस में, वो डिलीट हो गए इस वायरस में। तो ऐसा लगता है कि जो सिम्टम्स आते थे जिन म्यूटेशन से, वो डिलीट हो गए इस नए वायरस में, इसलिए इसके सिम्टम्स जो है सीरियस नहीं है और ये कॉमन कोल्ड जैसे फीचर्स दे रहा है। इसीलिए आपकी जो अभी बात आई कि ये क्या कॉमन कोल्ड के साथ म्यूटेट कर दिया है, म्यूटेशन जो हुए हैं उसके सिम्टम्स और जो डिलीशन हुए हैं उनका जो कहना चाहिए दुष्प्रभाव था पर वो कम हो गया, पर म्यूटेशन से ट्रांसमिसिबल यानी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे पर सिवियरिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही कम रहे। लेकिन फायदा ये हुआ सर एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो एक सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य वायरल है, उसके साथ इसका म्यूटेशन बताया जा रहा है, लेकिन अगर जो पहले और दूसरे दौर में जो एक बड़ा दौर रहा 2 सालों का कोरोना का, उस समय जो लोग संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, उनके लिए कितना खतरा ज्यादा हो सकता है? ये जो बात आ रही है बार बार कि किसके लिए खतरा हो सकता है, सब में खतरा उन लोगों के लिए समझना है जिनको की वैक्सीन नहीं लगी या जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। उनकी बॉडी जो है पूर्णतः जो है इस वायरस के लिए एक्सपोज्ड है, उनको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन किस लेवल का होगा ये धीरे धीरे करके रिसर्च में और केसेस जब आएंगे तब पता चलेगा। अभी तक जो आ रहा है इन्फेक्शंस और जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होगा, परंतु इनमें सिवियरिटी बहुत कम होगी, इनके एडमिशंस बहुत कम होंगे और जो मोर्टेलिटी है वो भी बहुत कम होगी। यानी कि जिसको भी पहले इन्फेक्शन हो चुका है उन्हें हो सकता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि शायद ये एंटीबॉडीज जो बनी चाहे वैक्सीन के इन्फेक्शन के बाद कितनी होंगी या नहीं होंगी, पर ये सब क्वेश्चन मार्क में है। अभी किसी को कुछ डिटेल्स नहीं पता है, अभी स्टडीज चल रही हैं, अभी कम है, परंतु ये जहां जहां पर भी हुए, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर को इन्फेक्शन हुआ कर्नाटका में वो डबली वैक्सीनेटेड था और उसको सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हुए, यानी कि वैक्सीन की वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, उनको सिवियरिटी नहीं हो रही है। तो हमें इस बात को मान के चलना चाहिए और बल्कि विश्वास रखना चाहिए हमारी वैक्सीन हर हद तक कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन देगी सिवियर इन्फेक्शन से। और ये शुरू से ही बात हो रही है कि वैक्सीन आपको सिवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एडमिशन और मोर्टेलिटी से बचाएगी, ये वायरस से इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाएगी। तो ये बात हमें अभी भी समझनी है कि पुराना इन्फेक्शन और वैक्सीन दोनों आपको प्रोटेक्ट, तो वैक्सीनेशन सबको अपना कराना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान करोड़ सेकेंड डोजेस ड्यू है, तो हमारा सबको रिक्वेस्ट ड्यू है वो अपनी सेकेंड डोज जनरेशन है, छोटे बच्चे, फैमिली, उनके तो वो कम से कम ये इन्फेक्शन अगर उनमें होता भी है तो वो दूसरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनमें लोड ऑफ वायरस कम रहेगा। और सबसे बड़ी साथ में जरूरत है कि इन वैक्सीन और पुराने इन्फेक्शन और नए को देखते हुए हर आदमी को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मास्क को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी हालत में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन आपको पूरा रखना पड़ेगा, और कोई भी मीटिंग इंडोर हो रही है तो उसमें कम से कम आप अवॉइड कीजिए और कम से कम लोगों को रखिए। स्पेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वेंटिलेटेड एरिया यानी कि ओपन स्पेस में अगर कोई मूवमेंट हो, मास्क लगा हुआ है तो आप वेल प्रोटेक्टेड है। वहीं जहाँ वेंटिलेशन कम है और क्लोज्ड एरिया में है, मास्क लगाने के बावजूद भी आप उतने प्रोटेक्टेड नहीं हो और वहाँ अगर आपने गलती से मास्क उतारा है तो इन्फेक्शन होने से इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना, और जेनेटिक्स से जो इफेक्ट आएंगे उनके ऊपर स्टडीज होती जाएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ केसेस ना है। जैसे अभी भी मैंने कहा कि केस पहला टेस्ट हुआ साउथ अफ्रीका में 10 नवंबर को, रिपोर्ट 24 तारीख, यानी कि इतना लंबा टाइम लगता है जीनोम सीक्वेंसिंग में टू कंफर्म कि एस जीन नहीं दिखाई दे रहा है तो उनकी पॉजिटिव है, ये ओमाइक्रॉन है। तो इन सारी चीजों के लिए समय लगेगा,
तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सिंपल कोल्ड वाला वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस पहले से ही होता आ रहा है, लोग एनुअल वैक्सीन लगवाते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, पैनिक रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं। पर पैनिक एक जगह जरूर करना है कि आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को 100% फॉलो करना है। अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो शर्ट पहनने से पहले चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, और मास्क चेहरे पे लगा पर नाक मुंह को कवर करना है, कोई लीकेज नहीं। फॉर क्वालिटी इस समय आपको N90 ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो परेशानियां दूर करना है, सिंपल कपड़े के बहुत क्वालिटी के मास्क से उतना आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, परंतु हर चीज प्रोटेक्ट करेगी। तो ध्यान रखिए कि आप जब कभी ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहां पे आपको कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के साथ भीड़ भाड़ में पता नहीं चलेगा, तो वहां कम से कम आप कपड़े वाला मास्क यूज कर रहे हैं तो डबल मास्क लगाइए, और ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी कभी भी बढ़ सकती है। हमारा समय एक ही एम है कि हम कोविड के इस थर्ड वेव, फोर्थ वेव, दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की थर्ड वेव को कैसे रोक सकते हैं। ये है कि हम इस चीज का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कराएं, और साथ में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, सोशल एटीट्यूड है, उसको चेंज करें, और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तभी हम इस चीज से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, और हमारी सुरक्षा ही हमारा बचाव हो सकता है, जो कि हम पहले 2 सालों में देख चुके हैं कि अगर जिन जिन लोगों ने अपने आप को सुरक्षित किया वो शायद इससे बचकर रहे, बाकी जिन्होंने जरा सी भी लापरवाही बरती उनको नतीजा बहुत बुरा भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि बहुत बुरा समय भी हम देख चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से नए म्यूटेशन को लेकर के बात हो रही है, ओमिक्रॉन में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हैं, और इसमें जो हल्की फुल्की बीमारियां हैं उनके जरिए भी ये फैलने की कोशिश कर सकता है, उनके साथ एक इसका टाइप का हो चुका है। लेकिन तमाम बातें अभी डॉक्टर RN टंडन ने भी बताई कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां बने, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के हम तमाम बातें कर रहे थे। खान पान को लेकर के अगर बात करें कि जिस तरह से अब पूरा माहौल लगभग खुल चुका है, शादियां पार्टियां शुरू हो चुकी हैं, बाहर लोग खुले में भी खाना अब शुरू कर दिया है, और तमाम होटल रेस्टोरेंट सब खुल चुका है। खाने पीने में किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है अभी? देखिए, आपने कहा और सही कहा कि शादियों का समय है, लोग पार्टियां कर रहे हैं। खुले में तो मैं कहूंगा फिर भी ठीक है, लेकिन जो सर्दी कारण मैं देख रहा हूँ कि बंद कमरों में या हॉल्स में पार्टियां हो रही हैं, वो एक खतरा है, क्योंकि आप उसी हवा को आप ले रहे हैं बार। तो जब खुले में है तो फिर भी इसलिए कि हवा आपके पास, सारी हवा आपको मिल रही है, लेकिन जब आप बंद कमरे में पार्टियां कर रहे हैं या हॉल के अंदर पार्टियां कर रहे हैं, वहां पे वही हवा बार बार आपके अंदर आ रही है और आप उसी में सांस ले रहे हैं, तो उससे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो एक तो जो बार बार कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा सा कम से कम एक आर्म लेंथ जैसे बोलते हैं कि 3 से 6 फुट की दूरी रखें, मास्क पहने। जी सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? देखा गया है कि चलिए, लगता है कि जो संपर्क है वो सही से नहीं जुड़ पा रहा है। दरअसल नेटवर्क इशू यहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से शायद सही तरीके से आवाज़ नरेंद्र सर तक नहीं पहुँच पा रही है। नरेंद्र सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? चलिए, डॉक्टर RN टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, खान पान को लेकर के बात करें तो किस तरह की सावधानियां यहाँ पर जरूरी है? देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये स्प्रेड के, तो खान पान से आप अपने घर में जो है अपनी इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर खाने को खाना है, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और जितने भी नट्स और खाने की चीजें उनको लेना है।
और उन सभी चीजों को अवॉइड करना जो आपकी इम्यूनिटी को खराब करने में मदद करेंगे। यानी कि अगर आप डायबिटिक के हिसाब से खाना खाना है, अगर आपको हार्ट पेशेंट हो तो आपको उसके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए खाना खाना, तो पर आप तो वहां रखना पड़ेगा खाने पीने का, क्योंकि जो खाने पीने के समय में मास्क, कि अगर आप मास्क हटा के खा रहे हो तो आपको लगेगा कि आपके साथ में जो लोग खाने वाले हैं वैक्सीन या नहीं लगेंगे। आदमी आपके साथ है और डबल वैक्सीनेशन, जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो डबल वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो दोनों लोगों को अगर डबल वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उनको थोड़ी सी देर के लिए इस चीज मोहलत मिल सकती है के अपना आराम से खाना खाएं और उसके बाद तुरंत इन मास्क को पहने। तो वहां पे खाने का जहां तक हम बात करेंगे, हम खाने को इम्यूनिटी से तो जोड़ सकते हैं, पर जो पार्टियां हैं, जो गैदरिंग्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं भी आप जा रहे हो तो वहां पर जिस तरीके की अब छूट दी गई है कि रेस्टोरेंट से पहले ये था कि 20%, 25%, 40%, फिर उसके बाद वो 100% की ऑक्यूपेंसी अलाउ कर दी थी। तो इन सब जगहों पे आपको अपना खास ख्याल रखना है कि आप उन जगहों पे कम से कम जाएं, खासकर खाने के टाइम पे जितनी आप अपने मास्क को हटा करके जितनी देर तक खाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है। जब आप खाना खाते हो 4 लोगों के साथ बैठ के तो आप बातचीत करते हो, और जो वायरस है वो सबसे ज्यादा आपके शरीर में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या नाक में है, तो उसी समय ज्यादा बाहर जाता है जब आप बोलते हो। तो जब भी आप बोलो सबसे ज्यादा वायरस जाएगा, तो ये एक्सपोजर हमें कम करना। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि खाने का ध्यान रखें, पर खाने के समय का ध्यान रखें कि जो आप खा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपने खाने को समाप्त कर अपने मास्क को लगा के रखें, या बीच में भी आप मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है जब आप इन्फेक्शन को कैच करते हो। तो जो भी पार्टियां हो रही हैं, जो भी मीटिंग्स, आमतौर पे वहां पर तभी इन्फेक्शन हो रहा है जब लोग मास्क को उतार रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें और क्लोज्ड स्पेसेस में ना जाएं और ओपन स्पेस में ही रहें, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। पर सबसे जरूरी है कि आदमी को खुद तय करना है कि क्या उस में जाना, किसी फंक्शन में जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जितने रिस्ट्रिक्शन कि आपको 200 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं, तो उन सब चीजों का मकसद जब 200 लोगों की गैदरिंग होगी, ओपन भी आप मेंटेन, और जो आपका बाहर मान लेते हैं कि इन्फेक्शन है सबको, तो वो कम से कम एरिया में फैलेगा और कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम है तो वायरस भी कम होगा हवा में। तो इन सब चीजों को लोगों को फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको परमिशन मिल गई है कि आप फंक्शन करो और पार्टियां करो, ओपन में जाने की परमिशन मिल गई है, क्लोज में मत जाओ और ट्रेवलिंग का हो गया, तो उसमें आपको प्रिकॉशंस अगर आप छोड़ोगे तो यही सबसे बड़ा खतरा है इन्फेक्शन को बढ़ाने का। चाहे बीमारी सीवियर नहीं हो, पर फिर भी अगर 4 लाख जैसे हमारे डेल्टा वेरिएंट के पर डे आए, वो आएंगे, तो ये अपने आप में पैनिक रिएक्शन क्रिएट कर देगा। तो उस पैनिक रिएक्शन से बचना है तो हमें हर रखना है, और मास्क की यूटिलिटी बिल्कुल। और दर्शकों को ये बात बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट, दर्शकों को ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि खतरा अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षा जरूरी है, और मास्क जिसको कुछ दिनों से आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है लगाना, उसका हमें फिर से प्रयोग करना होगा, और मास्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग हमें अपने डेली रूटीन में लाना ही होगा। ये एक सबसे बड़ा बचाव है। और दूसरा ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से थोड़ा सा हमें परहेज अभी भी करना होगा, जब तक कुछ और ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती और बेहतर परिस्थितियां नहीं बनती, तब तक ये सावधानियां हमें जरूर फॉलो करने पड़ेंगी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज डॉक्टर हमारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं जुड़ पाए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, दर्शकों को किस तरह की क्या कुछ आप और सलाह देना चाहेंगे, बेहतर सलाह देना चाहेंगे, जिससे कि जो भी बड़े खतरे आ रहे हैं उनसे हम लोग अपने आप को बचा पाएं? देखिए, एक ही बात खतरा कि सबको ये ध्यान रखना होगा कि वायरस अभी गया नहीं है, अभी है यहाँ।
जब तक कि पूरे विश्व भर में इसको हम कंट्रोल नहीं कर लेंगे तब तक वायरस का खतरा बना रहेगा। ये भी देखा गया कि इस दौरान फिर लोगों ने सोचा कि वायरस चला गया है, तो उन लोगों ने क्या किया कि वैक्सीनेशन, आप देखें तो आंकड़े हम देखते हैं वैक्सीनेशन के, लोगों ने वैक्सीनेशन हमारे पास है लेकिन लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं लगाया। जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं लगवा लिया तो उन्होंने दूसरा वैक्सीनेशन नहीं लगाया, ये सोचकर कि अब तो ये कोरोना वायरस चला गया है। तो उन सबको ये समझना होगा कि अभी वायरस नहीं गया, हमारे देश में वैक्सीनेशन है। उनको समझना, कितने अफ्रीकन देश है जहां पर की वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं है, वो भारत से या बाकी दूसरे देशों से मांग कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन दीजिए, और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन है तो हम वैक्सीनेशन लगवा नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि अभी वायरस गया नहीं है और अभी तक देखा गया है कि सबसे बड़ी जो प्रोटेक्शन हमारे को इस वायरस से है, यदि किसी को हो भी जाता है तो उससे यदि खतरे से बचे रहना है, उनको माइल्ड डिजीज भी होगी तो वो सिर्फ होगा वैक्सीनेशन के कारण। अभी भी हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां नहीं है, यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो यदि हमें बचाएगा तो वैक्सीनेशन बचाएगा। उसके साथ साथ बचाव जो आप बार बार बता चुके हैं कि मास्क लगाना है, गैदरिंग में नहीं जाना है, ये जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा आप रेस्टोरेंट में मत जाइए, क्योंकि ये क्लोज रेस्टोरेंट होते हैं ज्यादातर। क्लोज जगहों पर जब आप खाना खाएंगे तो आपका ऑब्वियसली मास्क उतरा ही होगा, और ऐसे में यदि किसी को भी कोरोना है और वो कैरियर है इस कोरोना का तो दूसरों को फैला देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जितना हो सके जो खाना है आप घर में खाएं, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी पूछा था, खाना आप जितना हो सके घर में खाएं, और यदि आप और घर में कौन सा खाना खाएं, संतुलित आहार खाएं, विटामिन सी या नींबू पानी जैसी चीज, हरी सब्जियां, दाल आपके खाने में जरूर होनी चाहिए। तो संतुलित आहार लें और घर पर लें और बाहर नहीं खाएं। और जब आपका लंच टाइम हो, आपके ऑफिस में है, तब भी ध्यान रखें कि सारे के सारे लोग इकट्ठा खाना नहीं खाएं, क्योंकि उस वक्त ही आप अपना मास्क उतारते हैं और उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा होता है एक से दूसरे को ये कोरोना वायरस होने का। तो आप एक शेड्यूल बनाकर पूरे के पूरे ऑफिस एक साथ लंच नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम पर लंच करें। और ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, खास करके अभी जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं तो वहां पर भी जो बच्चे हैं वो एक साथ लंच करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को अभी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ ही जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये दूरी बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर.एन. टंडन, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियाँ काफ़ी लाभकारी रहेंगी और इनका पालन भी जरूर दर्शक करेंगे। और एक बार फिर हम यही कहेंगे, और हमारे पूरे स्वदेश की टीम की तरफ से, स्वदेश चैनल की तरफ से हम ये साफ तौर पर आपसे कहेंगे कि मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखें। जब तक पूरी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें अपने आप को बचाए रखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।